वेलकम अगेन विद्यार्थी मित्रों, मैं BD सिंह फ्रॉम विवेकानंद विद्यालय। आज आपको जीव विज्ञान कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 8 मानव स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में समझाऊंगा। इसका एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, ये नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें कृमिजन्य रोगों के बारे में समझेंगे। हमने जीवाणुजन्य रोग के बारे में, प्रजीवजन्य रोग के बारे में पढ़ लिया है। हम कृमि मतलब एस्केरिस वगैरह जो कृमि होते हैं, सूत्रकृमि, गोलकृमि इत्यादि, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गोलकृमि, एस्केरिस, फाइलेरियल कृमि, वाउचेरिया मनुष्य के लिए रोगजनक होते हैं। सबसे पहले एस्केरिस की बात करें तो एस्केरिस, यह रोग एस्केरिएसिस कहलाता है। रोग का नाम है एस्केरिएसिस। फैलाता कौन है? एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस। लक्षण है इसके आंतरिक रक्तस्राव, जठर में पेशीय पीड़ा, पेशियों में दर्द होता है, ज्वर बुखार आता है, अरक्तता एनीमिया यानी कि रुधिर की मात्रा कम हो जाती है, और आंतों का अवरोध, आंतों में अवरोध हो जाता है। इसका जो फैलाव है मल के साथ अंडों के बाहर आने से होता है। मृदा जल साग भाजी को संक्रमित करता है। मान लीजिए मलमूत्र गंदगी के अंदर ये अंडे और इस तरह की रचनाएं हों, पानी में बह करके दूसरी जगह चली जाती हैं, गंदे पानी में साग भाजी धोते हैं या तो उस आधार पर ये फैलते रहते हैं और शरीर में स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर डेवलप करते रहते हैं। इनके ऊपर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है, जिससे इनके ऊपर एसिड और बेस का कोई असर नहीं होता और ये डेवलपमेंट करते रहते हैं, विस्तार करते रहते हैं, वहाँ पर विभाजन करते हैं और नए सजीव तैयार करते रहते हैं। असंख्य संख्या में ये शरीर के अंदर इंटेस्टाइन वगैरह में फैल जाते हैं। खाने को पूरे को अवरुद्ध कर देते हैं। ऊपर से आने वाला खाना पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाता है, बाईपास नहीं होता। दूसरा रोग है वाउचेरिया। वाउचेरिया ब्रैंकोफ्टाई और वाउचेरिया मेलाई, दो प्रकार के ये फाइलेरियल कृमि हैं। वाउचेरिया ब्रैंकोफ्टाई, वाउचेरिया मेलाई फाइलेरियल कृमि के रूप में जाने जाते हैं। इनका जो रोग है वो रोग को हम एलिफेंटियासिस कहते हैं, या हस्तीपाद, हाथी पग, स्लीप पाद, फाइलेरियसिस, इस तरह के नाम हैं इसके। अलग अलग रोगों के अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। यहाँ इसका जो असर होता है, जो अर्धपाद यानी कि पैर में नीचे की तरफ लसिका वाहिकाओं यानी लिम्फ वेसल्स, जिसमें से लसिका वहन करता है, लसिका नोड वगैरह में ये फैल जाता है। नख के नीचे से प्रवेश करता है। जैसे मान लीजिए गंदे पानी में हम घूम रहे हैं, तो गंदे पानी में घूमते समय पैरों की स्किन नरम हो जाती है और नाखून के नीचे छुप जाते हैं इसके डिम्स, और वहाँ पर डेवलप करके नाखून के नीचे से ही सीधे पैर में प्रवेश कर जाते हैं, उपांगों के अंदर, और वहाँ पर डेवलपमेंट करते करते ये जननिक अंगों तक पहुँच जाते हैं। शारीरिक विरूपता हो जाती है, यानी कि पैर मोटा हो जाता है, और इसका रोगवाहक है मादा मच्छर के काटने से। इसका जो रोग है वो मादा मच्छर, रोगवाहक मादा मच्छर जब काटती है तब ये दूसरे सजीव में भी पहुंच सकता है, लेकिन स्टार्टिंग होती है इसके पैर के नाखून या हाथ के नाखून से होकर के अंदर प्रवेश कर जाता है। मित्रों, ये दूसरे हैं कुछ कवकजन्य रोग जो कवकों द्वारा फैलते हैं, जैसे माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, ये कवकजन्य रोग हैं। ये अनेक कवक, दाद, रिंगवर्म के लिए उत्तरदायी हैं। दाद और रिंगवर्म में लगभग एक ही जैसी बात होती है। यह संक्रामक रोग मनुष्य में बहुत ही सामान्य है। शरीर के विभिन्न अंगों जैसे कि त्वचा, नाखून, शिरोवल्क, सिर में मतलब खोपड़ी में, बालों के नीचे, स्कैल्प में ये फैल जाते हैं। संचरण इनका संक्रमण व्यक्ति के संपर्क में आने से, उनकी तौलिया, रूमाल, कंघे इत्यादि का इस्तेमाल करने से ये एक दूसरे से फैल जाते हैं। रोकथाम करने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता जरूरी है। किसी दूसरे के व्यक्ति के उपकरण, उसके उपयोग में लिए जाने वाले साधनों का उपयोग ना करें। इसके शरीर में बहुत सी जगह पर खुजली, ऊष्मा या नमी जवाबदार है। खुजली होती है, और जब तक नमी युक्त ना हो वातावरण, जैसे कि बरसात के सीज़न में नमी युक्त वातावरण होता है तो ये ज़्यादा फैलते हैं। कई सारे अंगों में
ये जैसे उंगलियों, पाद उंगलियों, फोल्ड्स, बगल इत्यादि में ये हो जाते हैं। इसके अलावा ये सारे के सारे सूक्ष्मजीव अनेक स्थानों से फैलते हैं। इन जब भी अब तक मैंने जितने भी बताए रोग कारक, इनके फैलने के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे कि टाइफाइड, अमीबिया, एस्केरिस, निमोनिया और जुकाम जैसे वायुवाहित एयरबोर्न रोग माने जाते हैं। और कुछ होते हैं कीट रोग वाहक के रूप में, मलेरिया, फाइलेरिया जैसे रोग सबसे महत्वपूर्ण रोग वाहक के रूप में ब्रीडिंग करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कूलर में नियमित सफाई करनी चाहिए, मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए, लार्वा को खाने वाली गेम्बूसिया मछली का छिड़काव करना चाहिए। ये सभी चीज़ों का उपयोग करके हम इन्हें रोक सकते हैं। डेंगू जो रोग हो जाता है, डेंगू, चिकनगुनिया जैसे रोग एडीज मच्छर द्वारा फैलते हैं। एडीज मच्छर इनके लिए वाहक होते हैं, इनके द्वारा ये फैलता है। इनके रोगों को दूर करने के लिए, इसके अलावा और भी कुछ रोग दिए गए हैं यहाँ पर। जीव विज्ञान में हुई प्रगति के अनुसार निपटान करने के लिए कारगर हथियार मिल चुके हैं, जैसे वैक्सीन है। प्रतिरक्षी कार्यक्रमों में चेचक जैसे जानलेवा रोगों की पूरी उन्मूलन कर दिया गया है। वैक्सीन के इस्तेमाल से पोलियो, डिप्थीरिया, निमोनिया और टेटनस जैसे रोगों को काफ़ी हद तक दूर कर दिया गया है। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम अनेक प्रकार की रस्सी, दवाएं इत्यादि उपयोग में ले रहे हैं, जिनके कारण रोगों को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा 8.2 यानी 8वें चैप्टर का सेकंड पॉइंट। प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी। इसकी परिभाषा है परपोषी की रोग कारक जीवों से लड़ने की क्षमता, यानी कोई भी सजीव की रोग कारकों से लड़ने की क्षमता जो उसे प्रतिरक्षी तंत्र के कारण मिलती है, प्रतिरक्षा कहलाती है। ये दो प्रकार की होती है, सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा। सहज और उपार्जित, ऐसे दो प्रकार हैं इसके, सहज और उपार्जित। जैसे कि हमारे शरीर में कोई रोग प्रवेश करता है तो हर रोग हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में प्रतिकारता पाई जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि यदि कोई 10 व्यक्ति बरसात में भीग जाएं तो उन 10 व्यक्ति में से 2 या 3 व्यक्तियों को सर्दी हो जाती है और बाकी लोगों को कुछ नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि जिन लोगों की प्रतिकारता अच्छी थी उन लोगों को कोई बीमार नहीं हुए और जिन लोगों की प्रतिकारता कमज़ोर थी वे बीमार पड़ गए। तो इस प्रकार से हमारे शरीर का प्रतिकार तंत्र अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग प्रकार से इफ़ेक्ट करता है। सबसे पहले हम बात करें सहज प्रतिरक्षा की, तो ये जन्मजात होती है। सहज प्रतिरक्षा कैसी होती है? इनेट इम्यूनिटी, इंग्लिश में कहते हैं इनेट इम्यूनिटी, जन्म के समय मौजूद होती है। हमारे शरीर में बाह्य कारकों के प्रवेश करने वाले बाह्य कारकों के प्रति प्रतिरोध दर्शाती है। जन्म से मिलती, जैसे कि हमारी शरीर के चारों तरफ एक आवरण पाया जाता, त्वचा, शरीर पर बाल पाए जाते हैं, मुंह में म्यूकस पाया जाता है। ये सभी जन्म से ही हमें रक्षणात्मक रूप से कवर के रूप में प्राप्त होते हैं। ये 4 प्रकार की होती है, ये 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले है शारीरिक शोथ रोध, फिजिकल बैरियर, जो हमारे शरीर में कोई भी प्रकार के द्रव्यों को प्रवेश होने से रोकते हैं। जैसे कि त्वचा, त्वचा शरीर के अंदर भी उपकला का स्तर होता है। श्वसन नली, आंत्र, जठर, म्यूकस कोटिंग रोगाणुओं को रोकने में कार्य करते हैं। ये फिजिकल बैरियर है। हमारे पेट के अंदर भी, इंटेस्टाइन के अंदर भी एक लेयर पाई जाती है एपिथेलियम की, जो कि सूक्ष्म जीवों को या किसी को प्रवेश करने से रोकती है। इस प्रकार से ये एक फिजिकल बैरियर के रूप में गिना जाता है। दूसरा है कायिक रोध, यानी कि फिजियोलॉजिकल, जैसे कि आमाशय में एसिड पाया जाता है, मुख में लार पाई जाती है, आँख में आंसू लाइसोजाइम पाए जाते हैं, जीवाणु वृद्धि को रोकते हैं। हमारे प्रजनन मार्गों में भी कुछ इसी प्रकार के द्रव्य पाए जाते हैं जो सूक्ष्म जीवों को रोग कारक होने से रोक देते हैं। तीसरा है
कोशिकीय रोध यानी सेलुलर बैरियर, ब्लड श्वेत रक्त कण WBC यानी कि पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर PMNL, लिम्फोसाइट्स ये मोनोसाइट्स भक्षण कर ख़त्म कर देते हैं। अगर मान लीजिए कोई त्वचा में से मुख गुहा में से न रोक पाया, यानी कि पहले वाले 2 बैरियर फेल हो जाते हैं, तो जब अंदर ये सूक्ष्मजीव पहुंचेगा तो अंदर जा कर के उसे वहाँ मिल जाता है ब्लड, जो रक्त के अंदर आई WBC जो अनियमित आकार की होती है, इस तरह की अमीबॉइड, ये दूसरे सूक्ष्मजीवों को भक्षण कर नाश कर देती हैं। साइटोकाइन रोध इसी प्रकार का विषाणु से संक्रमित कोशिकाएं प्रोटीन इंटरफेरोन उत्पन्न करती हैं, जो संक्रमण कोष को, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है, संक्रमण कोष को विषाणु दोनों नष्ट कर देती हैं। ये साइटोकाइन रोध है, 4 नंबर है। इस प्रकार से ये हमारे शरीर में 4 प्रकार से हमारा शरीर प्रतिरक्षा कर देता है। अगर ये प्रतिरक्षा नहीं कर पाता तब फिर हम बाल्यावस्था में तो इससे रुके रहते हैं, लेकिन जब बाद में हमको कुछ रोग होते हैं उनके लिए हमें खुद अपने लिए रोग प्रतिकारता उत्पन्न करनी पड़ती है, जैसे कि उपार्जित प्रतिरक्षा, इसे कहते हैं उपार्जित। उपार्जित मतलब कमाई हुई, बाद में जन्म के बाद में हमें प्राप्त होती है। जैसे कि कसरत करने से हमारा शरीर मजबूत होता है, यानी कि हमने पहले से हमारे मसल सबके एक जैसे होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति जैसे कार्य करता है उस तरह की वो पारंगत हो जाता है, तो मसल्स मजबूत बनने का कारण भी यही होता है। अगर यहाँ बात करें उपार्जित प्रतिरक्षा की, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हमने खुद कमाई है, हमने कई प्रकार के रोगों के सामने लड़ने के लिए खुद अपने आप को तैयार कर लिया है, इसे हम प्रतिरक्षा रोगजनक विशिष्ट रूप से पाई जाती है। जब कोई रोगजनक हमारे शरीर में प्रथम बार प्रवेश करता है तब उसका सामना हमारा शरीर करता है, इसे अनुक्रिया प्रथम बार होती है। लेकिन अगर दूसरी बार में तीव्र अनुक्रिया होती है, जिसे द्वितीय अनुक्रिया कहते हैं। सही ढंग से मुठभेड़ करना, अर्थात हम दूसरी बार सही ढंग से मुठभेड़ कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए पहले दिन कोई डंडा लेके आए मारने के लिए हमें, तो हमारे पास डंडा नहीं होता है और हम प्रतिकार नहीं कर पाते, लेकिन दूसरी बार जब कोई डंडा लेके आएगा तो हम पहले से तैयार रहेंगे कि भी डंडा तैयार रखना है। इस प्रकार से हमारे शरीर में भी पहली बार जब प्रयोग करता है तब हम उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी बार मुठभेड़ की स्मृति उसके अंदर आ जाती है। इस तरह प्राथमिक और द्वितीय प्रतिरक्षा अनुक्रिया हमारे शरीर के रक्त में मौजूद 2 विशेष प्रकार के लसीकाणुओं द्वारा होती हैं, जिन्हें बी सेल्स और टी सेल्स कहते हैं। बी लसीकाणु और टी लसीकाणु के नाम से जाना जाता है। ये हमारी सेना है। ये सेना रोग प्रतिरक्षी प्रोटीन के रूप में होती है, जो एंटीबायोटिक्स के रूप में जानी जाती है। ये लसीकाणु, बी लसीकाणु बोन मैरो में बनते हैं। बोन मैरो से बी ले लिया हमने, इसलिए बी सेल्स। और थाइमस ग्रंथि के अंदर डेवलप होने के लिए चले जाते हैं तब इसे टी सेल्स कहते हैं। बनते दोनों बोन मैरो में ही हैं, लेकिन जो परिपक्व होने के लिए कुछ कोशिकाएं थाइमस ग्रंथि में चली जाती हैं तब इन्हें हम टी कोष कहते हैं, टी सेल्स कहते हैं। और जो अस्थमज्जा में ही रहती है उन्हें बी कोष कहते हैं। ये प्रतिकार तंत्र की कोष हैं, जिन्हें हम एंटीबॉडी कहते हैं। शरीर में प्रवेश करने वाले किसी भी प्रकार के एंटीजन के सामने हमारे शरीर बड़ी मात्रा में एंटीबॉडी उत्पन्न करता है। यह एंटीबॉडी कैसे आकार की होती है? प्रत्येक सजीव में प्रत्येक रोग के लिए अलग अलग प्रकार की एंटीबॉडी तैयार होती रहती हैं। ये उसकी शेप पर निर्भर करता है कि आने वाली एंटीजन कौन से शेप की है। देखो मैंने यहाँ पर एक चित्र बनाने की कोशिश की है। अगर एंटीजन इस प्रकार का है, ये देखिए 2 इसमें कांटे जैसे निकले हुए, तो एंटीबॉडी इस प्रकार की उसके लिए तैयार होनी चाहिए, जिससे आसानी से इसे ग्रिप कर सके। जैसे कि हम किसी भी मनुष्य से ही हाथ मिला सकते हैं, लेकिन अन्य किसी कुत्ते, बिल्ली या शेर, चीता, हाथी से हाथ मिलाना चाहें तो नहीं मिला सकते, क्योंकि हमारे सीधे डायरेक्ट कांटेक्ट का सीधे उसी के जैसा नहीं है। बल्कि इसी प्रकार से ग्रिप जो आगे एंटीजन के अंदर है, वही प्रकार की एंटीबॉडी उसको मार सकती है। प्रत्येक प्रकार के एंटीजन को नहीं मार सकती, जिसे हम कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा CMIL मेडिटेड इम्यूनिटी कहते हैं। ये तरल प्रतिरक्षा है HIR। ये एंटीबॉडी की संरचना में, यहाँ देखिए चित्र में एंटीबॉडी की संरचना, यहाँ पर ये बाइंडिंग साइट है,
ये वाली जो जगह है ना, इसे कहते हैं बाइंडिंग साइट। पूरा का पूरा सेम होगा, लेकिन यहाँ पर इसकी संरचना अलग होगी। अगर मान लीजिए कोई भी एंटीबॉडी एंटीजन गोलाकार आ गया, तो यहाँ पर गोलाकार कट ऑफ हो जाएगा इस तरह का, और वो गोलाकार रचना से वो अपने को इसको पकड़ लेगी। यहाँ पर दो श्रृंखलाएँ होती हैं, एक हैवी और एक लाइट। लघु श्रृंखला L1 और L2 और हैवी श्रृंखला H1 और H2। ये दीर्घ श्रृंखला है, बड़ी श्रृंखला हैवी, बड़ी वाली। ये सभी यहाँ पर S बॉन्ड सल्फर बॉन्ड द्वारा जुड़ी रहती हैं। एंटीबॉडी के ये 5 प्रकार हैं। ए इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन ई, इम्यूनोग्लोबिन डी, इम्यूनोग्लोबिन एम और इम्यूनोग्लोबिन जी। ऐसे 5 प्रकार की एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन पाई जाती है। इनमें से अनेक प्रकार की एंटीबॉडी बन जाती हैं। प्रतिरक्षी मध्यस्थ उपार्जित प्रतिरक्षा ये 2 प्रकार की होती है, एक HIR और एक CMI, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो रिप्रेसिव और कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा CMI सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, इसे इंग्लिश में कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और इसे कहते हैं ह्यूमोरल इम्यून रेस्पॉन्स। ये 2 प्रकार की प्रतिरक्षा अनुक्रिया पाई जाती है। टी लसीकाणु CMI का माध्यम बनते हैं। जो टी लसीकाणु हैं वो CMI का माध्यम बनते हैं। टी लसीकाणु, टी सेल्स, जब हृदय, नेत्र, वृक्क, यकृत जैसे अंग संतोषजनक रूप से काम करना बंद कर देते हैं तो एकमात्र उपचार प्रतिरोपण होता है CMI में। यदि मान लीजिए किसी की किडनी खराब हो जाए, तो किडनी खराब होने के बाद हमें CMI की मदद से, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, यानी कि सेल की मीडिएशन होना चाहिए, तब हम अंग प्रत्यारोपण में इसी प्रकार की प्रतिकारता की अपेक्षा करते हैं और उपयुक्त दाता की तलाश शुरू कर देते हैं। डॉक्टरी जांच कराते हैं और मानव के उस शरीर के अंदर उसे हम स्थापित कर देते हैं, क्योंकि वे देर सवेर नकार दिए जाएंगे। अगर हम बिना प्रतिरक्षा के, प्रतिकारता के हम इन अंग प्रत्यारोपण कर दें तो बाद में भी ये हमारी प्रतिकारता से विरुद्ध जाकर के अंग निष्फल हो जाएगा और अंग स्वीकृत नहीं होगी। तो अंग को स्वीकृत करने के लिए ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आवश्यक है। अगर किसी के अंदर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कम है तो दवाएं इत्यादि दे करके, इस मीडिएटेड दवाएं दे करके हम उसे पूरा कर सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, नेक्स्ट टॉपिक है सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय और निष्क्रिय का मतलब समझते हैं पहले। सक्रिय यानी एक्टिव। एक्टिव मतलब अगर कोई भी सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है और उसके सामने हमारा ही शरीर खुद एंटीबॉडी बनाकर उसका प्रतिकार करता है तो उसे हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। अगर हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन होने के बाद अगर हम बाहर से कोई भी प्रतिरक्षा करने के लिए दवा या कोई एंटीबॉडी इंजेक्शन के थ्रू, गोली के थ्रू लेते हैं तो उसे कहते हैं हम निष्क्रिय प्रतिरक्षा। इसी प्रकार से वैक्सीन, जो हमारे शरीर में सूक्ष्म जीवों को एंटर कराने के बाद उत्पन्न करा के प्रतिरक्षा करती है, उसे सक्रिय, और जो एंटीबॉडी हम किसी दूसरे सजीव में या किसी दूसरी जगह पर तैयार करके इंजेक्शन के रूप में लेते हैं उसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज, एंटीजन, प्रतिजन, यानी कि प्रतिजन एंटीजन को कहते हैं और प्रतिरक्षी एंटीबॉडी को कहते हैं। एंटीजन क्या होता है? शरीर में प्रवेश कर एंटीबॉडी के उत्पादन को प्रेरित करने वाले द्रव्यों को एंटीजन कहते हैं। ये द्रव्य धूल मिट्टी के कण भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस भी हो सकते हैं, सूक्ष्मजीव भी हो सकते हैं। और एंटीबॉडी क्या है? शरीर में प्रवेश करने वाले किसी भी एंटीजन के सामने प्रतिकार करने के लिए उत्पन्न किए गए कोष एंटीबॉडी कहलाते हैं। सक्रिय प्रतिकारता धीमी होती है क्योंकि हमारा शरीर धीमे धीमे उत्पन्न करता है। रोग कारक का ही टीका देना होता है। जैसे मैं बता दूं यहाँ पर कि जैसे पोलियो की रसी बनाने के लिए, पोलियो की वैक्सीन बनाने के लिए पोलियो के ही निष्क्रिय किए गए या मृत किए गए वायरस को ही हमारे शरीर में डाल दिया जाता है, जिनको देखकर हमारा शरीर बड़ी मात्रा में एंटीबॉडी बना लेता है।
ये धीमी गति से होता है। या संक्रामक सजीव के शरीर में पहुंचकर एंटीबॉडी बनाना, ये सक्रिय प्रतिकारता है। यदि किसी रोग के प्रति तैयार किए गए एंटीबॉडी सीधे शरीर में डाल दिए जाएं और रोग को दूर किया जाए तो इसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, तैयार करके बाहर से तैयार करें कहीं भी, ये तीव्र होती है, जल्दी काम करती है। नवजात शिशु माता के पहले पीले गाढ़े दूध को पीकर प्रतिरक्षा प्रदान करता है, जिसमें इम्यूनोग्लोबिन ए होता है जो निष्क्रिय प्रतिकारता का उदाहरण है, जिसमें कोलेस्ट्रॉम नामक द्रव्य होता है जो एंटीबॉडी का निर्माण करता है। बात करें हम इस प्रतिरक्षा के लिए टीकाकरण की, तो टीकाकरण क्या है? टीकाकरण एवं प्रतिरक्षीकरण पूरा हेडिंग है। स्मृति के गुण के आधार पर ये टीकाकरण का सिद्धांत काम करता है। जिस रोग के लिए टीका बनाना होता है उसी के रोग कारकों का निष्क्रिय या मृत किए गए सजीवों को प्रवेश करा देते हैं, जिससे हमारा शरीर एंटीबॉडी बना लेता है। इसमें स्मृति कोष बी और इसमें टी कोषों का निर्माण बड़ी मात्रा में हो जाता है, इसे टीका कहते हैं। जैसा मैंने अभी बताया पोलियो वायरस के बारे में, पोलियो वायरस का टीका पोलियो वायरस के ही सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। वायरस को शरीर के अंदर प्रवेश करा देते हैं मरे हुए को, इसकी देख करके हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाने लगता है, क्योंकि वो धीमी गति से बनाता है। अगर जीवित पहुंच जाएगा तो अपना शरीर एंटीबॉडी बनाएगा, उससे कहीं ज़्यादा वो वायरस बना देगा, इसलिए पहले ही निष्क्रिय के को भेज देते हैं, हमारा शरीर एंटीबॉडी बना देता है। टिटनेस एंटीटॉक्सिन है। इसी प्रकार से सांप के काटने पर एंटीवीनम रस्सी बनाई जाती है जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है। नेक्स्ट टॉपिक है एलर्जी। एलर्जी क्या है? ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। छींकना, घबराहट, सांस लेने में तकलीफ होना, बगीचे या खेत में परागरजों के अंदर जाना, शरीर उसका प्रतिकार करता है। हम जैसे परागरज के खेत में जाते हैं, यानी कि सरसों के खेत में जाएं, वहाँ पर बहुत सारे परागरज हों तो हमें छींक आने लगती हैं। जैसे ही हम वापस घर आते हैं तो यह बंद हो जाता है। इसका कारण क्या है? पर्यावरण में कण संवेदनशील होते हैं, कुछ व्यक्तियों को परेशान करते हैं, कुछ को नहीं करते। जैसा मैंने अभी बताया था कि 10 व्यक्ति बरसात में भीग जाएं तो उनमें से कुछ लोग ही बीमार पड़ते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। पर्यावरण में मौजूद कुछ एंटीजन की प्रति इम्यून सिस्टम की तीव्र प्रतिक्रिया एलर्जी कहलाती है। यानी एलर्जी किसे कहते हैं? कि पर्यावरण में होने वाले कोई भी सूक्ष्म जीवों के प्रभाव और हमारे शरीर के अंदर एंटर करने के बाद तीव्र प्रतिरक्षा दर्शाए तो उसे हम एलर्जी कहते हैं। जैसे कि धूल, परागण, प्राणी के बाल, सल्क आदि ये नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे कारक एलर्जन कहलाते हैं और एलर्जन हैं ये जो एलर्जी पहुंचा रहे हैं। इन प्रतिरोधों में उत्पन्न इम्यूनोग्लोबिन ई कहते हैं एलर्जन को। इसके लक्षण क्या हैं? छींक आना, आँखों में पानी आना, बहती नाक, सांस लेने में कठिनाई आदि। शरीर पर असर क्या होती है? एलर्जी के समय मास्टकोश फट जाती है। मास्टकोश कहाँ पर होती है? हमारे ऊतकों के अंदर, एपिथेलियम और जो थिन ऊतक हैं उनमें मास्टकोश फट जाते हैं। हिस्टेमाइन निकलता है, सेरोटोनिन निकलता है और एलर्जी के रूप में प्रेरित करता है। सूजन आ जाती है, सूजन आने से वहाँ प्रतिरक्षा शुरू हो जाती है। संभावित एलर्जन की थोड़ी मात्रा टीके के रूप में दी जाती है। एंटीहिस्टामाइन, एड्रेनालिन व स्टेरॉयड एलर्जी का असर घटाते हैं। अगर मान लो किसी को एलर्जी, जैसे मधुमक्खी काट लेती है, सूजन आ जाती है, खुजली पड़ने लगती है, तो एक प्रकार का एलर्जन हमारे शरीर में चला गया, तो उसको दूर करने के लिए हम एंटीहिस्टामाइन देते हैं और एंटी एड्रेनालिन तथा स्टेरॉयड एलर्जी का असर घटाते हैं। जैसे कभी कभी शहर में देखा होगा, सिटी में धुआं धूल ज़्यादा मात्रा में होती है, कुछ लोगों को इस तरह की धुआं धूल से तकलीफ होने लगती है, कुछ लोगों को दमा एलर्जी और से पीड़ित हो जाते हैं, तब भी इनको एंटीहिस्टामाइन और एंटी एलर्जन देने पड़ते हैं। दूसरा नेक्स्ट टॉपिक है स्वप्रतिरक्षा। स्वप्रतिरक्षा मतलब ऑटो इम्यूनिटी, अपने आप खुद के शरीर में ही खुद की रक्षा करते हुए अच्छे अंगों को भी डैमेज कर देना स्वप्रतिरक्षा कहलाता है। रोग कारकों के सामने हमारा शरीर एंटीबॉडी उत्पन्न करता है, तब रोग दूर हो जाता है, लेकिन उसकी कुछ एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर में पड़ी रहती हैं।
जो हमारा प्रतिकार तंत्र कभी भी अपने ऊपर ही हमला कर देता है, जिसे स्वप्रतिरक्षा कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, किसी बाहर के व्यक्ति को भगाने के लिए, मारने के लिए डंडे का इंतजाम हमने कर लिया, लेकिन वो व्यक्ति तो भाग गया, लेकिन डंडा तो घर में रहा। अब वो डंडा कभी घर के लोगों के बीच में ही चल जाता है, जिससे नुकसान होता है। बस उसी प्रकार की यहाँ ये स्वप्रतिरक्षा होती है कि हमने बाहर से जो एंटीबॉडी ली, जो हमने दवा ली, वो दवा अपना काम तो कर गई, सर्दी जुकाम ठीक हो गया, लेकिन बाद में हमारे साइड इफेक्ट के रूप में हमारे शरीर के कुछ कोमल अंगों को भी ये नुकसान पहुंचा देती हैं। इसे हम स्वप्रतिरक्षा कहते हैं, ऑटो इम्यूनिटी। शरीर के कुछ कमज़ोर अंग को नष्ट कर देता है। स्वप्रतिरक्षा रोग जैसे कि आम बात, संधि शोथ, रोमेटॉइड्स, आर्थराइटिस, आरए जिसे कहते हैं, ये रोग जो हैं इसी प्रकार से ऑटो इम्यूनिटी का नतीजा है। ये हमारे घुटने के बीच में आए जॉइंट के एपिथेलियम, अन्य जॉइंट के बीच में आई एपिथेलियम को खा जाते हैं, नष्ट कर देते हैं और हमें दर्द होने लगता है। बात करें ह्यूमन इम्यून सिस्टम की, मनुष्य के प्रतिरक्षा तंत्र की, शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र की, तो ये हमारे शरीर में लसिका अंग और ऊतकों के रूप में होता है, कोशिकाएं एवं घुलनशील अणु के रूप में। इम्यून सिस्टम एलर्जी प्रतिकाय के रूप में जानी जाती हैं, जो स्वप्रतिरक्षा रोगों अंग प्रत्यारोपण में भी सहायक होती हैं। ये होती क्या हैं? लसिका अंग ऐसे अंग हैं जिनमें लसिका अणुओं की उत्पत्ति होती है, परिपक्व होते हैं, प्रचुरोद भवन होता है और तैयार हो जाती हैं। ये अस्थि मज्जा में, बोन मेरो के अंदर तैयार होती हैं। थाइमस लसिका अंग परिपक्व करने के लिए होते हैं, तैयार होती हैं अस्थि मज्जा में और परिपक्व होने के लिए चली जाती थाइमस जैसे लसिका अंग में। इसलिए इनको कहते हैं टी सेल्स और इनको कहते हैं बी सेल्स। परिपक्व होने के बाद प्लीहा में, स्प्लीन के अंदर संरक्षित हो जाती हैं। इसके अलावा लसिका ग्रंथियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? लसिका ग्रंथियाँ टॉन्सिल, क्षुद्रांत, पेयर पेचिस और अपेंडिक्स आदि के अंदर ये परिपक्व हुई कुछ एंटीबॉडीज संग्रहित रहती हैं प्रतिरक्षा करने के लिए। द्वितीय अंग कौन कौन से हैं? लसिका अंग, द्वितीय लसिका अंग एंटीजन के सामने परस्पर क्रिया करते हैं, जो द्वितीय अंग के रूप में होते हैं। अस्थिमज्जा मुख्य लसिका अंग है और थाइमस प्लीहा लाल रक्त कणों का भंडार करते हैं, जो मृत लाल रक्त कणों उनको संग्रहित करते हैं और बाद में शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं। लसिका ग्रंथियाँ छोटी गांठ जैसी होती हैं और इन गांठों के अंदर भक्षक कोशिकाएं होती हैं। ये प्रमुख पथ के रूप में श्वसन, पाचन, जनन मूत्र स्तरों में पाई जाती हैं। लसिकाणु प्रमुख पथों जैसे श्वसन पाचन में ये भीतर लसिका ऊतक स्थित होता है, जिसमें MALT म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू के रूप में होते हैं, जो यह मानव शरीर के लसिका ऊतक का लगभग 50% भाग बनाते हैं, जो श्लेष्म में संबद्ध होते हैं।